हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खूब अच्छे से होंगे। स्वागत है एक बार आप सबका फिर से हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में। माही भैया रिटायर हो गए हैं, है ना, और इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत ऐसा वैक्यूम क्रिएट करके चले गए हैं जिसको भर पाना अभी तो बहुत मुश्किल है। मैं ह्यूज फैन, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। वो कामनेस, वो उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका मैं बहुत बड़ा कायल हूँ, क्योंकि उसी सब चीज़ का पढ़ाई में भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो वैसे तो कामनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड किसी भी सेक्टर में अगर आप लगाते हैं, आप काम हैं, आपका माइंड अच्छा वर्क करता है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पर जा कर के अच्छा परफॉर्म करेंगे। और यही शायद उनकी सबसे बड़ी खासियत थी जिसने उन्हें दुनिया के तमाम कैप्टन से अलग खड़ा कर दिया। अकेला ऐसा बंदा जिसने आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीती हों, जिसने टेस्ट में इंडिया को नंबर 1 बनाया हो। लगभग 16 मंथ्स तक हम नंबर 1 टीम थे। तो वी विल मिस हिम, ये तो कोई दो राय नहीं है। खैर चलिए आज टॉपिक पे लौट के आते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे बेटा। कहाँ पर? एनी पॉइंट पर, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल के एनी पॉइंट पर। ये एनी पॉइंट क्या होता है? जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है अब तक, उनके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जिन्होंने वो वीडियो देखा है उनको पता है एनी पॉइंट कहाँ होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर के उस वीडियो को देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, चलिए तो मैं फिर एक बार यहाँ देख लेते हैं एनी पॉइंट क्या होता है। सपोज कीजिए बेटा ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के सामने इस तरफ या इस तरफ इसकी लाइन में अगर कोई पॉइंट लेता हूँ बेटा जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मुझे कैलकुलेट करना होता है, उसे एक्सियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस डायपोल के मिड पॉइंट से ठीक ऊपर, मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे ठीक ऊपर या ठीक नीचे कोई पॉइंट लेता हूं, दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। लेकिन एनी पॉइंट क्या है? तो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था बेटा कि एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के बीच में अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, जो कि इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है और जो कि थीटा एंगल पर है। किस पर? थीटा एंगल पर। तो बेटा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है वो हम कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट P है, अभी तक हमने पॉइंट P यहाँ या फिर यहाँ लिया था। इस बार हमने कह दिया कि नहीं, वो हमारा जो डायपोल है उसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर ना तो एक्सियल पॉइंट पर है ना इक्वेटोरियल पर है, वो उनके बीच में कहीं रखा गया है। अगर वो उनके बीच में रखा गया तो ना एक्सियल पॉइंट काम आएगा ना इक्वेटोरियल पॉइंट काम आएगा। तो हम इसका अगर इक्वेटोरियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकें और एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकें और दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकाल सकें तो शायद इस पॉइंट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है। ऐसे कुछ डेरिवेशन में हमें कुछ करना है। तो चलिए इस डेरिवेशन का आप आज पूरे विधिवत तरीके से शुभारंभ कर देते हैं, है ना। इसको आज कंप्लीट करके देखते हैं ये क्या होगा। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ डायपोल, ठीक है। डायपोल का एनी पॉइंट कहाँ होता है? एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट अगर ले जाए तो उसे ही बेटा एनी पॉइंट का नाम दिया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ और अब थोड़ा हम डायग्राम को और इलेबोरेट करके चलेंगे। अब प्रॉब्लम बेटा ये है कि फिलहाल अभी तक तो हमारे पास P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोई फॉर्मूला है नहीं। एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है E = 1/4πε0 q बाई। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आया होगा जब आपने डायग्राम को देखा कि सर जो कि डिस्टेंस r है इस पे हमको चार्ज पता है, Q0 रखा हुआ, तो हम उस फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा जरा सोचिए, ये जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं ना, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब सिंगल चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर डिस्कस किया गया हो। लेकिन आप यहां देखिए, अब इस P पॉइंट पर कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर -q चार्ज है, ये +q चार्ज है और इस डायपोल की लेंथ 2l है, तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, यानी कि इसकी वजह से और इसकी वजह से, वो पूरा का पूरा वहां जाके लगने वाला है। किसी एक चार्ज का इफेक्ट अगर वहां होता तो शायद हम वो कर लेते हैं। और वैसे भी देखिए, हम जो ये डिस्टेंस लेते हैं ना, ये वाला, ये कहाँ से लेते हैं? हमेशा चार्ज से लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर केवल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लग रहा है तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर r देता तब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते। ये जो डिस्टेंस आपको दिया ना तो चार्ज पार्टिकल से है और ना ही इनमें से कोई सिंगल चार्ज पार्टिकल वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, बल्कि कंबाइंड इफेक्ट है दोनों का। तो हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को लेकर के इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम एक काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनते जाएंगे आप लोग। इस डायपोल का नाम है AB, लेंथ है इसकी 12। मैं इस डायपोल के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करना चाहता हूँ। 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों करना चाहता हूँ और कंपोनेंट्स किसके करते हैं ये तो हम जानते हैं ना,
किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट अगर मैं मान लूँ कि p वेक्टर है इस AB का, तो इसके मैं दो कंपोनेंट्स करना चाहूँगा p वेक्टर के। अब चूंकि यहाँ थीटा लग गया है तो वो दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे वो मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ। ये r नीचे ले लीजिए। पहला कंपोनेंट हो जाएगा p cos थीटा होगा, और डायपोल का नाम क्या दे दीजिए, इसको शिफ्ट करके आप यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को और चेंज कर लेते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए हमको। p पॉइंट वहाँ चला गया, r तक का डिस्टेंस वो है, ये आ गया B1, ये आ गया A1। डायपोल थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है, घुमाया नहीं है एक्चुअली, दरअसल मैंने अपने डायपोल के कंपोनेंट किए हैं। तो फिर एक कंपोनेंट तो ये मिलेगा A1 B1 जो कि p cos थीटा को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि यहाँ एंगल है। अब एक कंपोनेंट ठीक A1 B1 का परपेंडिकुलर होगा जो कि यहाँ नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा, ये इस तरीके से। इसका नाम क्या रखेंगे, ये A2 B2 है। A2 B2 आया कैसे है, ये A1 B1 के कंपोनेंट्स करके आया है। ठीक है, किसके, A1 B1 के कंपोनेंट्स करके आया है। तो इसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग, इसको घुमा दिया हमने, ये A2 ऊपर लेके चले गए, ये B2 लेके चले गए यहाँ पर। तो इसका जो कंपोनेंट निकलेगा वो क्या होगा, अब चूंकि एक cos थीटा है तो जो बचेगा वो क्या बनेगा आपके लिए, sin थीटा बचेगा। यहाँ पर आपका पॉइंट P है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है। ये फॉर्मूला अब हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसको यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए पहले, P वेक्टर इज रिजॉल्व्ड into its rectangular components, that is पहला कंपोनेंट p cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, p sin थीटा। अब जरा पॉइंट P की पोजीशन पर गौर करिए। आप देख सकते हैं कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए A1 B1 को भी एक डायपोल मानूं जिसका लेंथ कितना है, A B की जितना ही है, तो ये जो P पॉइंट है अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये इसके एक्सियल पॉइंट पर लाई कर रहा है। पॉइंट P लाइज एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ A1 B1। पॉइंट P, ये स्मॉल p है, ये कैपिटल P है, ये डायपोल मोमेंट है, ये पोजीशन दिखा रहा है P। पॉइंट P इज एट एक्सियल पॉइंट ऑफ A1 B1। अगर P A1 B1 के एक्सियल पॉइंट पर है तो एक्सियल पॉइंट पर, इसको बल्कि E1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो P पॉइंट पर जो कि अभी A1 B1 के एक्सियल पॉइंट पर है, उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 2P। वैसे तो 2P होता है अपॉन r³ होता है, लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि 2P तब होता है जब डायपोल मोमेंट P होता है, जब डायपोल मोमेंट क्या होता है, P। लेकिन हमारे वाले डायपोल का डायपोल मोमेंट है P cos थीटा, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, P cos थीटा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि एंगल को अगर आपने छोड़ा तो आप बाद में डायरेक्शन नहीं निकाल पाओगे ना, कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगेगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी। तो पॉइंट P इज एट एक्सियल पॉइंट ऑफ A1 B1, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन r³। ये तो आ गया इसके वजह से वहां लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। और कहाँ लग रहा होगा, ये डायरेक्शन क्या होगी इस E1 की, इस E1 की डायरेक्शन जरा मेंशन कर लें। देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज था तो वो प्लस चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ कौन सा चार्ज होगा, Q0 चार्ज होगा, प्लस प्लस रिपेल करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये E1 का डायरेक्शन वहाँ चला जाएगा, रिपेल कर देगा उस चीज़ को। ठीक है, लेकिन अभी एक कंपोनेंट बचता है A2 B2। तो देखिए A2 B2 जो है उसको और पॉइंट P की पोजीशन को थोड़ा गौर से देखो तो आप क्या दिखेगा आपको कि ये है मेरा A2 B2 और इसके सेंटर से यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर है। देखिए इसको देखिए और उसको देखिए, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं, यानी डायपोल के सेंटर से ऊपर या नीचे मिड पॉइंट से कोई पॉइंट लेते हैं तो उसे इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा इसकी वजह से, ठीक, वो कितना होगा और उसकी क्या डायरेक्शन होगी ये पहले समझ लेते हैं।
अगर आपने इक्वेटोरियल पॉइंट का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हमने क्या किया था, एक डायपोल लिया था, एक पॉइंट P लिया था, यहाँ से डिस्टेंस नाप लिया था, ये इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया था, ये प्लस Q था, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ लगा था, इसका इधर लगा था, कंपोनेंट्स किए थे इसके इस तरीके से। तो आपको फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किधर निकालते हैं, इधर निकालते हैं या उधर निकालेंगे, कहीं भी एक तरफ निकाल। जरा ध्यान से देखिए, ये जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डायपोल के कैसा है, पैरेलल है ना, पैरेलल है ना। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से वहां लग रहा होगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन हम मान लेते हैं इस डायपोल के पैरेलल और ऊपर की तरफ होगी, जिसका नाम क्या दे दिया आपने, E2 दे दिया। क्यों पैरेलल होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की डायरेक्शन के पैरेलल होता है, डायपोल की डायरेक्शन के पैरेलल होता है। सेम कंडीशन A2 B2 के इक्वेटोरियल पॉइंट पर P है, P का जो डायरेक्शन होगा, P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो डायरेक्शन अपने डायपोल के पैरेलल होगी। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा है या हम इस चीज को पहले भी जानते हैं। तो अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ लग रही है तो फिर ऐसा करते हैं कि E2 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन एक डिफरेंट चीज है लेकिन इसका वैल्यू तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बताना पड़ेगा आपको कि क्या कंडीशन है, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से अभी, ठीक है। इसको हटा देते हैं और अपने काम की चीज लिख लेते हैं। यहां पर काम की चीज ये क्या है, देखिए काम की चीज ये है कि पॉइंट P लाइज एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ A2 B2 के इक्वेटोरियल पॉइंट पे लाई करता है। सो E2 का वैल्यू वैसे तो नॉर्मली 1/4πε0 ये P/r³ होना चाहिए था, लेकिन P/r³ तब होना चाहिए था जब इस डायपोल का डायपोल मोमेंट P होता। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस डायपोल का डायपोल मोमेंट P sin थीटा है, तो यहां पर क्या ले लेंगे आप, P sin थीटा ले लेंगे। कहां से आया sin थीटा, जब P के कंपोनेंट्स किए ना अपने इस डायपोल के कंपोनेंट्स किए, तो एक P cos थीटा और एक P sin थीटा, उनको यूज करके आपके पास ये E1 E2 की वैल्यूज आ गई है। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है भैया। चलिए थोड़ा इसको यहाँ ले आते हैं, जगह बना लेते हैं। तो ये E2 है, ये E1 अभी निकाला हमने थोड़ी देर पहले, ठीक है। क्या निकाला हमने, 2P cos थीटा अपॉन r³। इक्वेशन नंबर ये मेरी फर्स्ट बन जाएगी, वो सेकंड थी मेरी। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब जरा इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन को देखिए। P पॉइंट पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, कि P पॉइंट पर जब ये लग रहे हैं तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। 11th क्लास में वापस चलो, यानी कि वेक्टर्स में चलो। बहुत डर लगता है वेक्टर्स में जाने पे, क्योंकि जख्म बहुत गहरा है बेटा आपके अंदर, क्योंकि वेक्टर एक टॉपिक ऐसा था जिसको बहुत डीपली नहीं पढ़ा आपने और इस वजह से आपको बार बार प्रॉब्लम होने लगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मैं उसको कुछ यहां लेकर के आ रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। ये है मेरा कुछ E2 E1 और इसका नाम दे देते हैं M, यहां पर भी इसको M कह देते हैं, लेट दिस बी M, ठीक है। और ये जो E1 मैंने लिखा है ना, ये E1 क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन उस तरफ है, ठीक है ना। अगर किसी पॉइंट पर दो वेक्टर्स लग रहे हों अलग अलग डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट निकाल कहाँ लगता है, डायगनली लगता है। कैसा लगता है, डायगनली। कौन सा रूल जानता है, कौन सा रूल बताता है इस तरीके से, ये आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को इनिशियल हों, क्या हों, को इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, को इनिशियल हों, दो वेक्टर्स क्या हों, को इनिशियल हों, तो फिर उनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम का डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। इसी चीज को उठा लीजिए, उठा करके यहां आ जाइए। इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ होगा, जिसको आप ER बोलेंगे। तो अब इनकी वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं वो ER, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो आप समझ ही गए होंगे कि जब एक पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स लगते हैं तो नेट निकालने के लिए हमको रिजल्टेंट की तरफ जाना पड़ता है। तो अब चलते हैं, हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहाँ पर, P पॉइंट पर, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ER कैसे निकालेंगे।
रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा की बात करो जरा। थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू कंपोनेंट्स जिनका रिजल्टेंट ले रहे हो आप, यानी E1 E2 का रिजल्टेंट आप ले रहे हो, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वही आपके लिए क्या होगा? थीटा होगा। कितना बन रहा है थीटा? फिलहाल तो 90 बनता हुआ दिख रहा है, तो 90 बन रहा है तो हम थीटा को 90 ले लेते हैं। लेट दिस बी 90 डिग्री। उधर रख के देखेंगे इसका जवाब, तो यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा E1 E2 cos 90। cos 90 का वैल्यू 0, और cos 90 का वैल्यू 0 होने के कारण ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। क्यों? cos 90 0 होता है। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला जो बना दैट इज E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। आ गया? अब हमारे पास E1 की वैल्यू भी है, E2 की वैल्यू भी है। इन वैल्यूज को पिक करके इधर डाल करके स्क्वायर करके रूट निकाल करके सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा, है ना। जितना आसान लगाना उतना आसान करना भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डायग्राम का अभी यहाँ पर कोई आवश्यकता हमको है। क्यों है जरूरत है बेटा? क्योंकि 11th क्लास में हमने जब भी वेक्टर पढ़ा हमको पता था कि जब भी हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि उसकी क्या डायरेक्शन है। तो वो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें डायग्राम यूज करना पड़ सकता है। इसलिए फिलहाल डायग्राम को पूरा ना रिमूव करके मैं इतना डाल लेता हूँ, मुझे बाकी का स्पेस चाहिए। चलिए आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर E1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, E2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये E1 है, ये E2 है, ला करके वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि मुझे सिर्फ रिजल्टेंट चाहिए, तो मेरा रिजल्टेंट वहाँ से निकलेगा। आइए यहाँ देख लेते हैं, थोड़ी जगह की कमी हो गई है इसलिए वहाँ चलते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप ER की तरफ गए, आपने क्या किया? आपने E1 और E2 का वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर दिया। चलिए वैल्यूज डाल के देखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर प्लस इसकी पूंछ और बड़ी कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 2p, यहाँ 2 नहीं आएगा, अपॉन ये p साइन थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर कर दीजिए। नाउ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, अब तो डेरिवेशन फिजिक्स से बाहर हो चुकी है ना। क्या करेंगे? अब कॉमन निकाल लेते हैं जो कॉमन दिखता है। भैया कॉमन दिखने की चीज़ें जो हैं वो मैं कॉमन ले रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p स्क्वायर, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³ का स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन है दोनों में से। देखिए ना आप इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है वहाँ भी है, p यहाँ भी है वहाँ भी है, r³ यहाँ भी है वहाँ भी है, तो कॉमन ले आया मैं। बचा क्या? बचा क्या? 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ से सिर्फ बचा sin थीटा का स्क्वायर, बाकी सब बाहर चला गया। इस पूरी क्वांटिटी को चूंकि इसका स्क्वायर है तो रूट से बाहर लाया जा सकता है, तो हम वो भी कर लेते हैं। डेरिवेशन अपने लास्ट फेज में है तो ध्यान से देखते जाएं। अब p अपॉन r³ को आप बाहर ला चुके हैं, अंडर रूट के अंदर जो बचा उसका स्क्वायर ओपन कर चुके हैं, तो 4 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आगे, इसको और कंप्लीट करके देखते हैं कि आगे क्या होगा इसके बाद। आइए देख लेते हैं जरा। बहुत अच्छी डेरिवेशन है, बहुत इजी है, केवल डायग्राम्स में कंपोनेंट पता करने होते हैं। तो कुछ इस तरीके से और आगे बढ़े जब आप, तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³, और जो रूट के अंदर आप देख रहे हैं ना, मैं यहाँ थोड़े चेंज करने वाला हूँ। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। मैंने 4 cos स्क्वायर थीटा को बेटा इस तरीके से ब्रेक कर दिया। ऐसा करने का बेनिफिट क्या मिला? इसकी वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, तो ER इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, एंड हियर इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि P पॉइंट पर लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये ER किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। किस में? इस डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन तो भी निकालना है ना, मैंने इसीलिए डायग्राम का इतना पोर्शन छोड़ा था क्योंकि मैं जानता था कि अभी आपको इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये काम करिए,
यहाँ पर ना यहाँ पर अल्फा एंगल ले लीजिए। किस किस के बीच में? ये जो रिजल्टेंट की लाइन आप देख रहे हैं उसके और E1 के बीच में एक अल्फा एंगल ले लीजिए इस तरीके से, बाकी सब छोड़ दीजिए। यही अल्फा एंगल आपको बताएगा, क्योंकि देखो ये लाइन जो आ रही है ये तो डायपोल के साथ थीटा एंगल पर थी ही। यहाँ पर आप देख ही सकते हो भाई, यहाँ पर अगर डायपोल मान लूँ, ये देखिए डायपोल मान लेता हूँ, ये आपका B है, आपका ये है मान लीजिए, तो यहाँ थीटा एंगल हमने लिया ही था और ये आपका डायपोल था, तो ये थीटा एंगल तो बन ही रहा है, लेकिन वो थीटा एंगल से देखो और घूम गया है वो आपका जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट पॉइंट P डायपोल के एक्चुअल लेंथ से थीटा एंगल ऊपर था, लेकिन आपका रिजल्टेंट अल्फा एंगल और ऊपर चला गया। तो हमको रिजल्टेंट निकालना होगा, यानी सॉरी हमको इसकी डायरेक्शन बतानी होगी, ठीक है। तो चलिए हम क्या निकालेंगे अब, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालते हैं? हम यहाँ यूज़ करेंगे क्या चीज़, हमारे पास वहाँ पर अल्फ़ा एंगल है, ठीक है, तो हम tan अल्फ़ा यूज़ कर सकते हैं, tan अल्फ़ा। और tan ही क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि tan ही हमारे पास यहाँ पर, ये देखिए, ये जो हम इन दोनों को जब ट्रायंगल बनाएंगे, या फिर यूँ कह लो कि जब हम यहाँ से इस तरीके से लाइन खींचेंगे, तो ये जो आपका पैरेललोग्राम बनेगा, ये जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल में आपको दो ही चीज़ें पता हैं, सिर्फ दो चीज़ें पता हैं। एक तो आपको, बल्कि एक काम करते हैं छोटा सा, थोड़ा सा और जगह बना ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं कि आप जब डायरेक्शन निकालने जाएंगे तो डायरेक्शन निकालते समय किन किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसको थोड़ा और इलेबरेट करके चलते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास जो कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर उस तरफ। और अगर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, तो अब हमें थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी ना आपको, कि भैया ये जो फील्ड लग रहा है उसकी क्या डायरेक्शन है। उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम आपको जो फॉर्मूला कराने जा रहे हैं, अब उसी की बात करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे tan, हमने यहाँ पर tan, देखिए एंगल कौन सा ले लिया हमने, यहाँ पर tan अल्फ़ा ले लिया है, ठीक है, यहाँ पर ले लिया हमने। और tan अल्फ़ा जो है वो किस किस पे डिपेंड करेगा उसकी चर्चा की जाएगी। मैं डायग्राम को थोड़ा और आपके लिए बढ़ाना चाह रहा था। तो कुल मिलाकर के ये जो है मेरा, ये आप देख रहे हैं ये E1 है, और ये जो आप देख रहे हैं वो मेरा E2 था, ये पॉइंट P था, ये मेरा था रिजल्टेंट ER। अब हमने जो रिजल्टेंट निकाला था, ये निकाला किस लॉ से था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने ये निकाला था, क्योंकि हमारे दोनों वेक्टर्स को इनिशियल थे ना, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही तो काम करेगा, ट्रायंगल लॉ तो काम करेगा नहीं। ये मेरा था ER जो कि अल्फा एंगल पर था। अब देखिए आपके पास ना केवल E1 और E2 की ही तो वैल्यू है, और अगर मैं इसको PM मान लूँ, ये हमारे लिए K हो जाए, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए N मान लेता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये E2 है तो ये भी तो E2 होगा, और ये E1 है, तो आपके पास अल्फा एंगल निकालने के लिए कौन सी दो साइड्स नोन है? एक तो बेस पता है आपको और एक परपेंडिकुलर पता है, क्योंकि यही दो साइड्स पता हैं, और ये दो साइड्स 10 में आती हैं, तो मैंने यहाँ tan अल्फा ले लिया। अल्फा क्यों? क्योंकि जिस ट्रायंगल में आप ये परपेंडिकुलर और बेस लगा रहे हैं उसमें एंगल बन रहा है अल्फा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? NM अपॉन PM। NM किसको दिखा रहा है? E2 को दिखा रहा है, E2, और PM किसको दिखा रहा है? E1 को दिखा रहा है। E2 की क्या वैल्यू थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन R क्यूब, और इसकी क्या वैल्यू थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा, यहाँ पर 2 भी था, और अपॉन में R क्यूब भी आ जाएगा। जो चीज़ें कटने लायक है काट देते हैं। ये देखिए इससे कट गया, P से P कैंसिल हो गया, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा। तो हमारा जो एंगल है वो इससे निकलेगा, यानी कि आपका डायपोल जो एंगल थीटा यहाँ बना रहा था, उस थीटा का, उस एंगल का अगर हाफ कर दिया जाए तो हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा अपना नया वाला रिजल्टेंट का क्या डायरेक्शन होगा। तो ये हमारे पास यहाँ तक की जो डेरिवेशन थी वो
अब जा करके कुछ कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी इसमें कुछ स्पेशल केसेस लेंगे। वो स्पेशल केसेस हम इसके साथ शुरू करेंगे। एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। यहाँ पर डायग्राम जो आप रिजल्टेंट का बनाते हैं उसको यूज़ करके निकालते हैं। तो फाइनली जो हमारे रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा tan अल्फा, वो हाफ ऑफ tan थीटा होगा। थीटा कौन सा एंगल होगा? जो डायपोल और P पॉइंट के बीच में बन रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ इसके स्पेशल केसेस करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इस डेरिवेशन को पूरा एक बार ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं। स्पेशल केसेस लेने के लिए मुझे इस पार्ट को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो स्पेशल केसेस क्या हैं उसके लिए थोड़ा डायग्राम में और बढ़ाना चाहता हूँ। क्या करूँ उसके लिए? ये ले आया, ये ले आया। ये डायपोल A B है जिस पर यहाँ प्लस Q चार्ज रखा है, यहाँ माइनस Q चार्ज रखा है, यहाँ पर थीटा बन रहा है। ये पॉइंट P है जो कि R डिस्टेंस पर था। कुछ ऐसा डायग्राम था ना हमारे पास, फिर हमने इसके कंपोनेंट्स कर दिए थे इस तरीके से। नहीं, थोड़ा बहुत तो याद हो गया आपको? ये देखिए, है ना, इस तरह से हमने कंपोनेंट कर दिए थे। तो खैर चलिए, उन सब चीज़ों की बात तो यहाँ इतना ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ आते हैं स्पेशल केसेस में। ठीक है, स्पेशल केस। और स्पेशल केस में बेटा जरा केस नंबर 1 की बात कर लो। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्या मतलब है थीटा 0 होने का? थीटा के 0 होने का मतलब ये है कि डायपोल वापस यानी कि इस जगह पर आ गया। ठीक, अब यहां पर कोई पॉइंट अगर P होगा दैट इज एक्सियल पॉइंट, है ना, ये तो होगा। तो देखते हैं क्या होता है। अब हम अगर इस फॉर्मूले में थीटा का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ER इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा P/r³। यहां पर आपने 0 पुट किया तो cos 0 का वैल्यू आपके पास मिल गया 1। क्या मिल गया? 1। ठीक है, 3 इंटू cos 0 का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 मिला आपको। तो ER इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास P/r³, और ये 4 का रूट बन जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला निकल करके आया थीटा को 0 रखने पर, ये एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला है। तो स्पेशल केस कहता है कि अगर हम P पॉइंट जो है थीटा के साथ, जो डायपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, अगर मैं उसको 0 कर दूं तो वापस मैं कहाँ जाता हूँ? मैं वापस एक्सियल पॉइंट पे चलाता हूँ। इस पॉइंट को यहाँ लाने की बात चल रही है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, इसी का सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस में ये कहते हैं, केस नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अब क्या है, पॉइंट यहाँ चला जाएगा। यानी ये जो 90 वाला केस है वो इक्वेटोरियल पॉइंट की कंडीशन को दिखाएगा। तो अगर हम थीटा को 90 रख देते हैं इस फॉर्मूले में, यहाँ पर cos 90 होता है 0, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। इस पूरी टर्म के 0 हो जाने पर इसका वैल्यू बचेगा 1, 1 का रूट 1, और सिर्फ ये बचेगा आपके पास। तो क्या कुल मिला के क्या बचेगा आपके पास? आप देख सकते हैं यहाँ से ER 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलिए P/r³, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 + 1, तो फाइनली इसको पूरा आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ बचेगा। और ये कौन सा पॉइंट है हमारे लिए? ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला दिखा रहा है। तो ये इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पर हमने ये देखा कि अगर एंगल को बदल दिया जाए, थीटा को 90 और थीटा को 0 कर दिया जाए, तो वापस से वही एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के फॉर्मूले हमारे लिए निकल करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब वीडियो के एंड में चलते चलते कुछ दो बातों को कुछ नया चीज़ें सीख लेते हैं। हम अपने हर वीडियो के एंड में आपको कुछ 2-3 नए इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ चीज़ों के बारे में है। हालांकि हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये चीज़ पहले से ही पता हो, लेकिन फिर भी बताना हमारा काम है। ठीक है, कंटेंट आप तक लाना हमारा काम है, तो हम वो कंटेंट आपके बीच में लाए हैं। आज 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को अभी तक सिर्फ ये जानकारी है कि एक डायपोल ही होता है, डायपोल। तो मैं यहाँ पर आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट सुन लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। बिल्कुल गोल बनाएगा वो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा?
बिल्कुल गोल पॉइंट चार्ज का। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज ले लें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस तरीके से बाहर की तरफ जा रही होंगी, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बिल्कुल स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन दूसरी चीज सुनिए जरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो डायपोल भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल जनरेट नहीं करता तो हम ये जो कंडीशंस पढ़ी, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, एनी पॉइंट, ये क्यों पढ़ते ही नहीं। लेकिन डायपोल भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो स्फेरिकली कैसा होगा, सॉरी वो सिमेट्रिकली कैसा होगा। भाई अगर पॉइंट चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। इसका कैसा होगा तो वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इज cylindrically सिमेट्रिक। ठीक है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होगा। ठीक है, वो बिल्कुल सिलेंडर की शेप में आपको इस तरीके से कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहां से ये चूंकि एक पॉइंट चार्ज है तो ये आपके पास अपना स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, ये भी वैसा ही करेगा। अब मान लो ये निगेटिव चार्ज है तो इस पे तो अंदर की तरफ आ रहे होंगे, पर होगा तो स्फेरिकली सिमेट्रिक ही ना, और इसमें भी बिल्कुल होगा। अब लेकिन क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से ट्रेवल भी तो कर रही होंगे ना यहाँ पर, ये इस तरीके से ये, तो इसलिए डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कैसा होगा, वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होगा। और पॉइंट चार्ज जो बनाएगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, एक स्फेरिकल होगा एक सिलेंड्रिकल होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान यहां पर रखना है। लेकिन मैं आज एक बिल्कुल नया चीज आपके बीच में लेकर के आने जा रहा हूं, जिसका नाम है, अब देखिए अगर हम एक स्क्वायर ले लें, उसके चारों कॉर्नर्स पर डायपोल की कंडीशन बना दें, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं क्वाड्रूपोल। ठीक है, क्या कहते हैं? क्वाड्रूपोल कहते हैं। ये चूंकि बोर्ड सिलेबस में नहीं है इसलिए बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करके चलते हैं। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? छोटा सा पॉइंट, बहुत छोटा सा पॉइंट है। क्या नाम है पॉइंट का? क्वाड्रूपोल। क्या होता है क्वाड्रूपोल? एक स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर के कॉर्नर्स पर वही डायपोल की कंडीशन जनरेट कर दीजिए। भैया अगर मैं इसको प्लस क्यू चार्ज रख के दिखाता हूं तो वहां पर माइनस क्यू चार्ज होगा। ये एक डायपोल बन गया जिसका डायपोल मोमेंट पी वेक्टर होना चाहिए। क्यों? इसी तरीके से यहां पर भी एक डायपोल ले लेता हूं, यहां पर माइनस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज ले लेता हूं, तो ये भी एक डायपोल बन गया, इसका भी डायपोल मोमेंट पी वेक्टर होना चाहिए। अच्छा देखो, अब इनडायरेक्टली ये भी एक डायपोल बन गया जिसका डायपोल मोमेंट पी वेक्टर होगा, और ये भी एक देखो डायपोल बन गया जिसका डायपोल मोमेंट पी वेक्टर होगा। नेमिंग कर लेते हैं ना, ए बी सी और डी। अब अगर मैं ए बी और सी डी को ले लूं तो दोनों का डायपोल मोमेंट कितना होगा? डायपोल मोमेंट, अब एक का तो पी वेक्टर होगा, टोटल डायपोल मोमेंट कितना होगा? क्वाड्रूपोल का टोटल डायपोल मोमेंट कितना होगा? ठीक है, सुनिए ध्यान से, कितना होगा हम बताते हैं आपको। पहले इसका ले लीजिए, तो क्या लेंगे आप? इसका प्लस बी वेक्टर। एल्जेब्रिक सम करेंगे ना इसका हम, क्योंकि डायरेक्शन नहीं, एल्जेब्रिक सम तब करते हैं बेटा जब हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती। इसका हम वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम जब करेंगे तो कह तो मैं सम रहा हूं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि इसको मैंने अगर प्लस लिया है तो दूसरे वाले को जो इसके ठीक अपोजिट में है, इस वाले को, उसे क्या लूंगा मैं? भैया इसको मैं नाम दे रहा हूं पी ए बी। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं पी, ये बी सी हो जाएगा। अब सुनिए, जब मैं इसको लेने लगूंगा तो मुझे माइनस लेना होगा इसको, क्योंकि देख सकते हैं आप इस डायपोल और इस डायपोल का डायरेक्शन, इसमें प्लस यहाँ है, माइनस वहाँ है, उसमें प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ है। जाहिर सी बात है कि दोनों के डायपोल की डायरेक्शन उल्टी हो, क्योंकि आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो इसकी डायरेक्शन तो ये हो गई, लेकिन इसकी उधर हो गई, इसकी ये हुई, इसकी वो। डायरेक्शन अपोजिट तो साइन अपोजिट, साइन अपोजिट लगाने के बाद आप लाके वैल्यू पुट करिए। क्या वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पर? DC। और क्या है, एक और तो बच रहा है अभी, ये प्लस करना था ना। लेकिन अब इसको देखो जरा, अगर मैं इसको देखूं तो इसमें जो डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट की वो डाउनवर्ड होगी, माइनस से प्लस की तरफ, और इसमें क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। तो डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो इसको भी मैंने क्या ले लिया? माइनस में ले लिया। नाम क्या दे दिया? DA। प्लस AB से माइनस DC प्लस BC से माइनस A कट गया। तो आपको मैं क्या कह सकता हूं यहां पर? इसको हटा के मैं आपको लिख सकता हूं
इस जगह पर लेके आते हैं अपने कंक्लूजन को। कंक्लूजन क्या कहता है? टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ क्वाड्रुपोल इज 0। ये लीजिए, ये है हमारा आज का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। क्वाड्रुपोल यानी एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर चार्ज पार्टिकल रखे, इक्वल और अपोजिट चार्ज रख दिए, तो टोटल मोमेंट क्वाड्रुपोल का कितना होता है? 0 होता है। ये हमने आज सीखा। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। अब हम जब दोबारा आपसे मिलेंगे तो फिर हम कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के आपके बीच में आएंगे। अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।